नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हर किसी की ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कल से जब से दोस्तों ये पॉलिसी लॉन्च हुई है, इसके बाद से कई सारे लोग इसकी तारीफ करने में लगे हुए हैं और कई सारे लोग इसकी बुराई करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन दोनों की संख्या से भी ज़्यादा संख्या उस वर्ग की है जो जेन्युइनली ये जानना चाहता है कि इस पॉलिसी के अंदर असल में है क्या। तो दोस्तों, आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इस पॉलिसी के अंदर है क्या, और ना ही सिर्फ हम डिटेल में बात करेंगे बल्कि आसान भाषा में उसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि एक कॉमन इंसान जो लेमैन होता है वो भी इसको आसानी से समझ सके। तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ओर। NEP 2020 इसको ये भी कहा जाता है। इसका ड्राफ्ट जो है दोस्तों 2019 में ही आ गया था और इसके बारे में कई दिनों से चर्चा चल रही थी और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये लॉन्च क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों अब ये लॉन्च हुई है। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। 4 बजे, जी हाँ, बुधवार के दिन 4 बजे 29 जुलाई 2020 को रमेश पोखरियाल और प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये पॉलिसी लॉन्च की। प्रकाश जावड़ेकर जी जो हमारे पुराने MHRD मिनिस्टर थे, उनके बाद रमेश पोखरियाल जी अभी हैं, इसलिए दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया। 34 साल, जी हाँ दोस्तों, 34 साल के गैप के बाद एक एजुकेशन पॉलिसी भारत में आई है और ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1968 में इंदिरा गांधी के समय में आई थी। उस समय दोस्तों ये जो पॉलिसी आई थी वो रिकमेंडेशन पर आई थी कोठारी कमीशन के। जी हाँ दोस्तों, कोठारी कमीशन ने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे कि भारत की एजुकेशन को सुधारना चाहिए। तो उस कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस के ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के समय। लेकिन कोठारी कमीशन की भी बहुत सारी बातें दोस्तों नहीं मानी गई थी। जैसे कि एक बात की मैं बात करता हूँ, उसमें एक कोठारी कमीशन में प्रपोज किया गया था कि 6% GDP की मनी को एजुकेशन के अंदर यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो युवाओं को इस लेवल पर डेवलप करती है कि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें, रिसर्च कर सकें, और युवाओं के ऊपर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। तो हमारी GDP का कम से कम 6% हिस्सा एजुकेशन के ऊपर खर्चा होना चाहिए, ये कोठारी कमीशन ने कहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों कोठारी कमीशन की इस रिपोर्ट को या इस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। बाकी बहुत सी रिकमेंडेशंस मान ली गई और 1968 में ये पॉलिसी आ गई। इसके बाद दोस्तों दूसरी पॉलिसी जो आई थी इसको अपग्रेड कर वो आई थी 1986 में। राजीव गांधी जी के समय में 1986 में ये पॉलिसी आई थी। ये पॉलिसी में भी कोठारी कमीशन की ये बात नहीं मानी गई दोस्तों कि 6% GDP का हिस्सा कम से कम एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना चाहिए। ये पॉलिसी हालांकि अपडेट हुई थी 1992 में, लेकिन जो अपडेशन हुआ था वो इतना कम था, इतना छोटा था कि इसलिए उसको ज़्यादा काउंट नहीं किया जाता। तो मैंने आपको बताया 1968 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 86 में आई थी इंदिरा गांधी राजीव गांधी के बाद, और अब नरेंद्र भाई मोदी के समय में 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। और दोस्तों इसके बारे में कुछ बातें यदि मैं बताना चाहूँ तो इस पॉलिसी के अंदर जी हाँ क्लियरली ये लिख दिया गया है कि 6% GDP का हिस्सा एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना है। तो इतने सालों के बाद कोठारी कमीशन की ये मांग लगभग मानी हुई समझी जा रही है। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो दोस्तों ये ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है जिसमें पेरेंट्स से, टीचर्स से, एकेडमिशियंस से, पॉलिटिशियंस से, एजुकेशन एक्सपर्ट से, इसके अलावा 1,25,000, जी हाँ 1,25,000 ग्राम समितियों से सजेशन लिए गए। तो इतने सारे सजेशन, लगभग 2 लाख से ज़्यादा सजेशन आप लोगों ने कई बार देखा होगा। आपके मोबाइल पर भी MyGov का वो आया होगा NEP का ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, और आपसे सजेशन मांगे होंगे। तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, सजेस्ट किया है। उसके बाद ये पॉलिसी का ड्राफ्ट बनकर बाहर आया है। तो ये जनता से जुड़ी हुई एक पॉलिसी है जिसमें जनता के सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया है। दोस्तों इसका एम जो है वो कल बताया गया जब, तो वो एम है टू मेक इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। जी हाँ दोस्तों, भारत को जो हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं वैसा ही कुछ इसका एम रखा गया है, टू मेक इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए इसका एम रखा गया है।
अब आगे हम आते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर दोस्तों क्या क्या है। तो सबसे पहली हाईलाइट इस पॉलिसी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक बहुत पहले से डिमांड भी थी कि ये मिनिस्ट्री का नाम जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था। तो इसमें दोस्तों कई लोगों को ये प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। वो कहते थे कि आप ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन रिसोर्स क्यों बोल रहे हो, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको आप ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर ट्रीट कर रहे हो। तो ये बहुत ही एक कैपिटलिस्ट टाइप का आइडिया है। ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको उस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों इसका नाम बदलकर इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो MHRD अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहलाएगी। तो ये सबसे पहला चेंज इसके अंदर किया गया है दोस्तों। इसके बाद इसके आगे की मेजर हाइलाइट्स पर मैं आता हूँ NEP 2020 की। तो दोस्तों इसके अंदर कई सारी चीज़ों को वैसे तो चेंज किया गया है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा चेंज जिस चीज़ में किया गया है, जिसके बारे में चर्चा भी हो रही है, स्कूल एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ, अब तक आप लोग जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते आए हैं वो 10+2 एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं 10th तक बच्चा पढ़ता था, उसके बाद 11th में वो सब्जेक्ट लेता था, 12th में पढ़ता था, फिर वो कॉलेज में चला जाता था। तो इस बार उस सिस्टम को रिप्लेस करते हुए 5+3+3+4 के सिस्टम को लाया गया है दोस्तों। अब ये 5+3+3+4 क्या है, इस बारे में कई सारे पेरेंट्स, कई सारे बच्चे और युवा कंफ्यूज हैं। तो उनको आसान भाषा में मैं समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आपको बताता हूँ 5+3+3+4 क्या है। सबसे पहले 5 साल जो रहेंगे वो बच्चे के लिए फाउंडेशन स्टेज होती है। तो वो फाउंडेशन स्टेज के अंदर प्री प्राइमरी को लिया गया है, मतलब जिसे आज हम लोग नर्सरी KG1 KG2 के तौर पर लेते थे, तो वो प्री प्राइमरी के 3 साल और फर्स्ट और सेकंड के 2 साल, इन सबको मिलाकर 5 साल बनाए गए हैं। और इसका जो करिकुलम रहेगा वो NCERT टाइप की एक बॉडी डेवलप करेगी दोस्तों, और इसको बाल वाटिका नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बाल वाटिका के रूप में हमारे उन छोटे बच्चों को विकसित किया जाएगा। इसके कुछ हाइलाइट्स क्या हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसके अंदर जो एजुकेशन दी जाएगी वो खेल खेल में दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स के माध्यम से, एंटरटेनमेंट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। तो बच्चों के ऊपर बस्तों का बोझ बचपन से नहीं आएगा। तो शुरू के जो 5 साल रहेंगे उसके अंदर खेल खेल में एजुकेशन रहेगी, ताकि बच्चे आसानी से चीज़ों को ग्रास्प कर सकें। इसके अलावा दोस्तों ECCE, जी हाँ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम, ये ECCE डेवलप किया जाएगा। इसके अंदर टीचर्स को क्वालिफाइड किया जाएगा और वो टीचर जो ECCE में ट्रेंड होंगे वो इन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उन टीचर्स का भी एक लेवल होगा और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके बाद दोस्तों होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का करने के लिए जो कई दिनों से डिमांड थी लोगों की कि मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो जी हाँ, ये सरकार ने कर दिया है कि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में हो। तो दोस्तों प्राइमरी एजुकेशन जो होगी वो मातृभाषा में होगी, वो जिस भी प्रदेश में रह रहा होगा उस प्रदेश की भाषा में होगी, जैसे कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हमारे यहाँ पर हिंदी। तो इस तरह से कोई भी इंग्लिश स्कूल उसके ऊपर इंग्लिश प्राइमरी के समय में इम्पोज नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कई दिनों से डिमांड थी कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो माँ की भाषा में अच्छे से सीखता है, माँ के पेट से वो सीखना शुरू कर देता है मातृभाषा में, और जब वो स्कूल में जाता है तो अंग्रेज़ी के कारण वो उन शब्दों को रिलेट नहीं कर पाता और उसका ग्रोथ रुक जाती है। तो प्राइमरी एजुकेशन को मदर टंग में करने का फैसला भी सरकार ने किया है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मैंने सबसे पहला इसके अलावा दोस्तों ये जो 5+3+3+4 में 5 वाला सिस्टम है, जिसमें शुरू के 3 साल नर्सरी KG1 KG2 मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड को 2 साल। तो इसके अंदर दोस्तों जो करिकुलम डेवलप होगा उसमें आंगनवाड़ियों को भी ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल साथ में होंगे और आंगनवाड़ी कई बार स्कूल्स का प्रेमाइसेस भी यूज़ कर पाएंगे और बच्चों को बेटर लर्निंग दे पाएंगे। तो ये था 5+3+3+4 में सिर्फ 5 के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब मैं आगे आता हूँ अगला 3, मतलब क्लास 3 से 5 तक। अब तक हो गया 1 और 2 और प्री प्राइमरी। अब 3 से 5 तक के बीच में दोस्तों इसमें डिसाइड किया गया है कि साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़, जी हाँ, ये सभी सब्जेक्ट्स का बच्चे को एक बेसिक लेवल पर 3rd से 5th तक के बीच में इंट्रोडक्शन करा दिया जाएगा। साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन करा दिया जाएगा, मैथ्स के बारे में इंट्रो करा दिया जाएगा, आर्ट्स के बारे में और सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। तो बच्चे को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें मुझे आगे पढ़ाई करनी है। तो 3rd से 5th तक के बीच में उसको सभी सब्जेक्ट का एक एक्सपोजर दिया जाएगा। तो ये 5+3 का 3 है।
अब अगला 3 आता है दोस्तों 6 से 8 तक। इसके अंदर ड्रास्टिक चेंज किए गए हैं दोस्तों। 6th से 8th क्लास तक के बीच में नंबर 1 तो वही होगा जो हमने मैथ, साइंस, सोशल साइंसेज है उसका सिलेबस आगे बढ़ेगा। नंबर 2 जो चीज़ें इसमें नई ऐड की गई हैं वो है कोडिंग। जी हाँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बच्चों को 6th क्लास से ही सिखाई जाने लगेगी, जैसा कि जापान में होता है, चाइना में होता है, अमेरिका में होता है। भारत के अंदर कई दिनों से ये डिमांड थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों पर दुनिया जा रही है और हमारे बच्चे प्रोग्रामिंग भी नहीं जानते, तो 6th क्लास से उसको कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। इसके अलावा 2 और चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर ऐड की गई हैं दोस्तों, इंटर्नशिप। जी हाँ, इंटर्नशिप नाम का शब्द बच्चे अधिकतर 10th में, 12th में या कॉलेजेस में सुनते थे। कई सारे प्रदेशों के बच्चे तो बड़े शहरों में जाने के बाद इंटर्नशिप नाम का शब्द सुनते थे, उन्हें पता भी नहीं होता था कि इंटर्नशिप होती क्या है। तो दोस्तों इंटर्नशिप भी 6th क्लास से बच्चे करने लगेंगे। यदि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उस बच्चे को लगता है कि वो कंपनी में इंटर्नशिप कर सकता है या किसी अपने शहर के अंदर किसी और रोज़गार में, तो वो इंटर्नशिप कर पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ 6 से 8 के बीच में जोड़ी गई है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ जोड़ी गई है, वो है वोकेशनल ट्रेनिंग, लाइफ स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, नई तालीम करके उनने एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जैसे कि खादी से कपड़े बनाना, चरखा चलाना, पॉटरी, या हमारे जो लोहार, कुम्हार, सुतार, बढ़ई, ये सारी की सारी कलाएं जो गाँव में होती हैं, इन कलाओं का भी मिश्रण डालना चाहिए। साथ में कुछ व्यापार के गुण भी सिखाए जाने चाहिए, जिससे कि बच्चा यदि एजुकेशन के बाद जॉब ना ले सके तो कम से कम वो अपना व्यापार खड़ा कर सके और व्यापार खड़ा करके अपना कहीं ना कहीं रोज़गार के माध्यम से घर चला सके। तो इस तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग की वो बात हुई थी, वो इस तरह से 6 से 8 के बीच में जोड़ दी गई है, जो बाद तक भी चलेगी और वोकेशनल ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स भी इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। तो वोकेशनल ट्रेनिंग एक अलग से चीज़ 6 to 8 के बीच में जोड़ी गई है। तो ये 5+3+3 हो गया। इसके बाद हम आते हैं आगे की ओर, तो 9th to 12th जो हायर लेवल होता है बच्चों का, जो हायर क्लासेस होती हैं बच्चों की, 9th to 12th के बीच में दोस्तों स्ट्रीम का एक सिस्टम हुआ करता था। आपको 11th में सब्जेक्ट लेना पड़ता था और आप साइंस ले लेते थे, आर्ट्स या कॉमर्स, इन 3 में से एक लेते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती थी, जैसे कि मैं हूँ, मैंने ले लिया मैथ्स, तो मैथ्स लेने के बाद मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो मैं नहीं पढ़ सकता। बायोलॉजी वाला बच्चा दूसरे किसी सब्जेक्ट की चीज़ नहीं पढ़ सकता। लेकिन इस बार इस सिलेबस के अंदर, इस करिकुलम के अंदर, इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर दोस्तों चेंज किया गया है। चेंज इस तरह से किया गया है कि सब्जेक्ट के पूल्स बनाए जाएंगे। तो उन पूल्स में दोस्तों कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट रहेंगे, कुछ मैथ्स के सब्जेक्ट रहेंगे, कुछ बायो के सब्जेक्ट रहेंगे, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट रहेंगे, कॉमर्स के रहेंगे। तो आप उन पूल्स में से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई सा भी एक पूल चुन सकते हैं जिसमें बेस्ट आपके इंटरेस्ट को सूट करते हुए सब्जेक्ट्स हों। तो एक बच्चा अब सिर्फ उसी दिशा में पर्टिकुलर रुका हुआ नहीं रहेगा जिस पर्टिकुलर दिशा में उसे सिस्टम ले जा रहा है, वो अपने अकॉर्डिंगली सिस्टम में चीज़ों को पढ़ सकता है। तो ये बहुत अच्छा चेंज है 9th to 12th के बीच में किया गया है। इसके अलावा जो फोकस रहेगा वो गोल ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ रहेगा, कि बच्चे का गोल एक पर्टिकुलर वे में सेट कर दिया जाए, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसकी क्वालिटीज़ के मुताबिक, और इसी तरह से उसका पूरा का पूरा सिलेबस भी डिज़ाइन होगा और इसी तरह से उसका रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं की हाइलाइट्स के बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हाइलाइट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि 5th क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। तो 5th क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई होने के कारण कई सारे बच्चे चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि उनको मातृभाषा में ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस पॉइंट के ऊपर कई सारे लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं। कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि 5th क्लास के बाद जो है वो 12th तक और उसके बाद कॉलेज में भी क्या मातृभाषा में पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी या 6th से पढ़ाई रुक जाएगी। तो इस बारे में कई सारे लोगों को संशय है, जो आगे पॉलिसी के अंदर जब डिफ़ाइन होगा तो लोग समझ पाएंगे कि उसके आगे किस तरह से मातृभाषा का रोल रहेगा। तो ये एक की पॉइंट है कि मातृभाषा में शिक्षा 5वीं तक सरकार ने कर दी है। इसके बाद स्टूडेंट्स कैन लर्न कंप्यूटर कोडिंग एंड कैन डू इंटर्नशिप फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स। तो ये जैसा कि मैंने बताया 6th से 8th के बीच में कंप्यूटर कोडिंग और इंटर्नशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग्स डाल दी गई हैं, जिससे कि बच्चों का बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा 9th से 12th तक के एग्ज़ाम के अंदर एक चेंज किया गया है दोस्तों, जो कि 9th से 12th तक के एग्ज़ाम हुआ करते थे वो एग्ज़ाम हमेशा
साल के एंड में हुआ करते थे, जिसके कारण कई सारे बच्चे पढ़ते नहीं थे और पढ़ने के अलावा वो लास्ट के 2 महीने में तैयारी कर कर पास हो जाया करते थे। तो इस बार कुछ चेंज किया गया है मॉड्यूलर बेसिस पर और सेमेस्टर प्रणाली इसके अंदर लाने की बात चल रही है। तो हो सकता है कि 9 से 12 तक के एग्ज़ाम के बीच में सेमेस्टर प्रणाली लाई जाए और सेमेस्टर प्रणाली के अंदर साल में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम हों। तो 2 बार होने के कारण 6-6 महीने के अंतरकाल से सभी छात्र उसको पढ़ सकेंगे। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो धंधा है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जोर चीज़ों को रटने के अलावा प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर होगा। इसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर भी एक नियम चेंज किया गया है। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो नियम चेंज किया गया है वो ये कि लोग इंग्लिश के साथ साथ अपनी मातृभाषा में भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे सकेंगे और अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी बोर्ड के पेपर्स लिख सकेंगे। इसके बाद एक और पॉइंट जो आगे बढ़ाया गया है वो है असेसमेंट्स विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रियल प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब जो असेसमेंट होगा, जो उनकी जांच होगी, वो रियल प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर होगी, आर्ट्स के बेसिस पर होगी। स्पोर्ट्स भी उसमें जोड़ा गया है, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उसके अंदर जोड़ी गई हैं रादर देन रटन लर्निंग। तो सिर्फ रटन विद्या के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इस बार देखी जाएंगी बच्चे को पास करने के लिए, ताकि रटने के अलावा बाकी की क्वालिटीज़ भी उसके अंदर डेवलप हो सकें। इसके बाद दोस्तों 360 डिग्री असेसमेंट इन रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, 360 डिग्री असेसमेंट इन रिपोर्ट कार्ड को भी इसके अंदर लागू किया गया है। 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब ये होगा कि बच्चे को नंबर अब 3 तरह के लोग देंगे। नंबर 1 वो खुद अपने आप को नंबर देगा, नंबर 2 उसके क्लासमेट्स उसको नंबर देंगे और नंबर 3 टीचर उसको नंबर देगा। तो 3 तरफ से उसको नंबर मिलेंगे। तो सेल्फ असेसमेंट भी होगा, उसके साथियों का भी असेसमेंट होगा और उसके टीचर्स का भी असेसमेंट होगा। इससे उस बच्चे को ये पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी लाइफ स्किल्स के गैप हैं। टीचर्स भी ये चीज़ को पता कर पाएंगे और उस चीज़ को वो इम्प्रूव करने में आगे उसकी मदद करेंगे। तो 360 डिग्री असेसमेंट के तौर पर अब असेसमेंट और मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डाली गई है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो दोस्तों इसके अंदर डाली गई हैं, जैसे कि दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे, जिससे कि दिव्यांग इजीली चीज़ों को पढ़ पाएँ। ई कंटेंट को रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर बनाया जाएगा, तो सारी भाषाओं के अंदर ई कंटेंट, ऑनलाइन लर्निंग का कंटेंट अवेलेबल होगा। इसके अलावा सिंपल संस्कृत को भी इंट्रोड्यूस किया गया है सभी क्लासों के लिए, जैसे कि एक बहुत सालों से डिमांड थी कि हमारे यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ की चीज़ों को नहीं जानते, वेदों को, उपनिषदों को, या हमारे प्राचीन भारत में जो भी साइंस था वो सभी कुछ संस्कृत के अंदर लिखा गया था। अब दिक्कत ये हो रही थी कि जो संस्कृत पढ़ता था वो साइंस नहीं जानता था और जो साइंस जानता था वो संस्कृत नहीं जानता था। तो संस्कृत को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो धीरे धीरे सभी बच्चे जब बेसिक संस्कृत जान जाएंगे तो जिसका इंटरेस्ट उन चीज़ों को खोजने में होगा वो उस फील्ड में आगे जाकर अपना कैरियर बना पाएगा। इसके बाद अब हम लोग आगे आते हैं दोस्तों कॉलेज एजुकेशन पर। ये अभी तक जो हमने बताया वो 5+3+3+4 वाला ये सारा का सारा स्कूल एजुकेशन पर लागू होता था। अब कॉलेज एजुकेशन के अंदर इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कॉलेज एजुकेशन के अंदर मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट एज पर योर नीड के बेसिस पर चेंजेस किए गए हैं। इसका अर्थ क्या है, अब हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या है कि मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का मतलब है कितनी भी बार बच्चे इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के अलावा जैसे कि उनकी पढ़ाई बीच में कभी छूट जाती है तो वो कुछ साल के बाद उस पढ़ाई को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहां पर उनने छोड़ा था। इसके अलावा एक चीज़ और दोस्तों डेवलप की गई है कि 12th के बाद एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसको कुछ लोग NTA भी बोल रहे हैं, कुछ लोग कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट बोल रहे हैं। तो इसका नाम जो भी हो, लेकिन एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसके बेसिस पर उसे देश के सभी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो उस टेस्ट के नंबर और 12th के नंबर ऐड होंगे। तो यदि आपके 12th में नंबर कम है तो उस टेस्ट के आधार पर आप नंबर बढ़ाकर दोनों के बेसिस पर कोई अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं दोस्तों। 3+4 का सिस्टम किया गया है। जैसे कि फर्स्ट ईयर कई बार होता है दोस्तों का, सेकंड ईयर किसी का, थर्ड ईयर, उसके बाद पढ़ाई छूट जाती थी। तो बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छूट जाती थी, सेकंड ईयर में पढ़ाई छूट जाती थी। उसके बाद वो वापस पढ़ाई में नहीं आ पाते थे या फिर आना चाहते थे तो दोबारा शुरू से पढ़ना पड़ता था। तो इस बार इस सिस्टम को चेंज किया है। यदि फर्स्ट ईयर के बाद आपकी पढ़ाई छूट जाती है किसी कारणवश तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसको सर्टिफिकेट कोर्स का दर्जा मिलेगा। सेकेंड ईयर के बाद यदि आपकी पढ़ाई छूट जाती है तो आपको डिप्लोमा का दर्जा मिलेगा, तो 2 साल का आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। थर्ड ईयर के बाद यदि आपकी पढ़ाई पूरी होती है या छूटती है तो बैचलर्स डिग्री आपको मिलेगी।
और 4 साल यदि हो जाते हैं तो रिसर्च बेस्ड बैचलर्स डिग्री आपको मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों जिन लोगों का गैप हो जाता है या पढ़ाई बीच में छूट जाती है, उन लोगों के लिए भी सरकार ने ये व्यवस्था की है। इस बेसिस पर भी वो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे अपने सर्टिफिकेट में लिख सकते हैं कि मेरे पास डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कोर्स है या बैचलर्स डिग्री है, यदि वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी गैप ईयर होता है तो ये बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश बीच में छूट गई थी। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। यदि आपकी पढ़ाई आज छूट गई है सेकेंड ईयर में, तो 2-3 साल बाद आप वापस से सेकेंड ईयर से ही कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको फर्स्ट ईयर से करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक व्यवस्था सरकार ने की है। सरकार ने बोला है कि एकेडमिक बैंक बनेगा। जी हाँ दोस्तों, एक एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा। उसके अंदर आपने जितने भी कोर्स किए होंगे, जितने भी आपने पढ़ाई की होगी, वो डाली जाएगी। जैसे आपने एक कोर्स किया है, उसका डिप्लोमा है, एक की डिग्री है, एक का पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो सारा आपका एकेडमिक बैंक के अंदर स्टोर होगा। उस एकेडमिक बैंक के पॉइंट्स के आधार पर आप धीरे धीरे जॉब्स में और एकेडमिक कैरियर में ग्रो करेंगे। तो वो लाइफ टाइम आपके साथ एकेडमिक बैंक आपका चलेगा, जिसमें आप एक साथ साइमल्टेनियसली 2 कोर्स भी कर सकते हैं, वो भी एकेडमिक बैंक के अंदर आपके जुड़ते जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है दोस्तों, जिसमें गैप करने वाले लोग जो रहेंगे, ड्रॉप आउट्स जो रहेंगे, यदि वो वापस आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए वापस आने की भी व्यवस्था है। तो इसके बाद दोस्तों टेक बेस्ड एजुकेशन रहेगी कॉलेज में। बहुत सारी ऐप्स डेवलप सरकार करेगी, टीवी पर भी काफ़ी सारे कोर्स चलाए जाएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से भी काफ़ी लोग पढ़ाई और डिग्रीज ले सकेंगे। पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग जॉब करने लगते थे तो उसके बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, क्योंकि कॉलेज कंपलसरी अटेंडेंस करता था। लेकिन अब ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से वो कंपलसरी अटेंडेंस से बच सकेंगे और ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे बैठे वो कोर्सेज भी कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने एक और चीज़ की है कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड कैन सेटअप कैंपसेस इन इंडिया। तो दुनिया में जैसे MIT है, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, इस तरह की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे बच्चों को पढ़ने के लिए भारत से बाहर जाना पड़ता है। वो यूनिवर्सिटीज़ अब अपने कैंपस इंडिया में ही खोल पाएंगी, जिससे कि बच्चे भारत में रहकर भी उन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री और उन यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे। इसके अलावा भारतीय यूनिवर्सिटियों को भी ये इजाज़त दी गई है कि वो भारत से आगे बढ़कर दुनिया भर में अपने कैंपसेस खोलें और भारत से भी कोई नालंदा तक्षशिला टाइप की यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड टाइप की यूनिवर्सिटी बनकर उभर कर आ सके। इसकी भी व्यवस्था सरकार ने की है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि ग्रेजुएशन होती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन होती थी, फिर PhD से पहले MPhil करना पड़ता था। तो कई लोग बोलते थे ये MPhil की क्या ज़रूरत है जब आप PhD में कोर्स वर्क करवाते हो। तो इस बार सरकार ने MPhil को स्क्रैप कर दिया है दोस्तों पूरी तरह से। अब आपको MPhil की आवश्यकता नहीं है। आपके एकेडमिक बैंक के अकॉर्डिंगली आपका पोस्ट ग्रेजुएशन देखा जाएगा और उसके बाद आप सीधे PhD कर सकते हो। तो ये इस तरह से MPhil को स्क्रैप किया गया है। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप होंगे, जैसे कि IIT का बच्चा इंजीनियरिंग के साथ साथ यदि फैशन डिज़ाइनिंग या सिंगिंग या डांसिंग सीखना चाहता है या फिर कुछ आर्ट्स का विषय भी सीखना चाहता है, तो उसके पास भी वो पूल्स के फॉर्म में ऑप्शन होंगे कि अपने सब्जेक्ट्स के साथ साथ ये सब्जेक्ट्स भी चुन सके। लेकिन वो सारा का सारा करिकुलम जो डिफ़ाइन होगा वो सरकार करेगी, ताकि उसमें ऐसा ना हो कि जिसकी डिग्री वो कर रहा है उसके सारे सब्जेक्ट्स ही निकल जाएं। तो जिसकी डिग्री वो कर रहा है उसके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स रहेंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस कर कर उसको दिया जाएगा। तो जिस पूल में उसका इंटरेस्ट बेस्ट सूट करेगा वो उस पूल को चुनकर उसके अंदर चला जाएगा। तो बच्चे अब अपने इंटरेस्ट के साथ साथ अपनी डिग्री भी परस्यू कर सकेंगे कॉलेज एजुकेशन के अंदर। तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स है दोस्तों जो स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के अंदर सरकार ने डाले हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आपको बता देना चाहूँगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सरकार ने ऐड किए हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड के ब्यूरोक्रेट्स जो रहेंगे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में लाए जाएंगे। कई सारे समय से ये सरकार में टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की डिमांड थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे ऊपर सचिव या सेक्रेटरी लेवल पर बिठा दिए जाते हैं उनका एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं होता। इसका मतलब वो IAS क्लियर करके तो आ जाते हैं, लेकिन उनको एजुकेशन सिस्टम की समझ नहीं होती, तो वो लोग कुछ भी ऑर्डर्स देते हैं। तो इस बार एकेडमिक बैकग्राउंड के लोगों को ही चुनकर उस पर्टिकुलर एजुकेशन डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। इसके अलावा एक UPSC में भी इस तरह की एजुकेशनल एकेडमिशियन की भी पोस्ट क्रिएट करने की बात सरकार कर रही है। इसके अलावा टीचर्स जो रहेंगे उनको ट्रेन किया जाएगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि टीचर इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सके। इसके अलावा एक और नई चीज़ सरकार ने जोड़ी है, इंडियन कल्चर। जी हाँ,
इंडियन कल्चर को इम्बाइब्ड किया जाएगा भारतीय सिलेबस के साथ। भारत के फोक डांस, भारत के आर्ट फॉर्म्स, भारत की जनजातियों के डांस फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स, इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में लाकर भारतीयों तक और दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रिसर्च की जहाँ तक बात होती है, कई लोग बोलते हैं कि भारत को नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता, भारत में रिसर्चेस बहुत कम होती हैं। तो रिसर्च के लिए एक पूरी की पूरी अलग बॉडी की स्थापना की सरकार ने बात की है, जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एनआरएफ की स्थापना सरकार करेगी और एनआरएफ के अंदर सिर्फ रिसर्च पर ध्यान दिया जाएगा और वो देखेंगे कि रिसर्च कंटेंट में कितनी क्वालिटी है, उसके आधार पर फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स ऑफर करेंगे और काफ़ी सारे छात्र इस रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा रिसर्च करके अपने रिसर्चेस को आगे बढ़ा पाएंगे और वर्ल्ड स्तर पर उसको पेटेंट कराकर उसके द्वारा काफ़ी सारे प्राइज भी जीत पाएंगे। तो एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी कल्पना इस सरकार ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर की है। तो दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से आगे ले आई है। अभी बिल के तौर पर इसे संसद में पेश होकर उसे पास होना है। उसके बाद हम लोगों को देखना होगा कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो पाती है, किस तरह से ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर से बाहर आ पाती है, किस तरह से लेफ्ट विंग राइट विंग की लड़ाई से बाहर आ पाती है, किस तरह से इस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगेंगे कि सेफ्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, उससे ये सरकार निपट पाती है। तो इन सभी चीज़ों से यदि हम निकल जाते हैं तो भारत के बच्चों का भविष्य इससे बहुत ज़्यादा सुधर सकता है। बहुत बेटर ये देखने में ऊपरी तौर पर लग रही है। यदि ये इसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो बहुत कुछ भारत के अंदर एजुकेशन के अंदर सुधर सकता है। और 6% जैसा कि इसमें बोला गया है, जीडीपी का 6% हिस्सा इसके अंदर लगाया जाएगा, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर सैलरी और बहुत सी चीज़ें भी इम्प्रूव हो सकेंगी। तो ये था दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमारा वीडियो। यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।